नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर के गिरफ्तार हुए राणा दंपत्ति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन के बाद बुधवार को सेशन कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई, अगर इसका उल्लंघन हुआ तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट की तरफ से शर्तों में कहा गया है कि राणा दंपत्ति ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं करेंगे, मीडिया से भी बात करने की इजाजत नहीं। शर्तों में आगे यह भी कहा गया कि पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए आना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है। दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए वो फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भी भाग लेंगे। डेनमार्क में रहने वाले भारतवंशी समुदाय के साथ चर्चा भी करेंगे। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। मस्क ने संकेत दिए कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत इसमें चुकानी पड़ेगी। जोधपुर हिंसा पर सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश के लिए काफी खतरनाक है। आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। गहलोत ने कहा कि जोधपुर में दंगा हो सकता था, करौली में भी बीजेपी की शय पर यह सब हुआ और आरोप कांग्रेस पर लगाया गया, यह एजेंडे के तहत किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर के जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और आगे भी होंगी। इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं, जो फरार चल रहे हैं, उन्हें नामजद किया गया है। आज से खुला एलआईसी का आईपीओ। 1 घंटे के भीतर 12% निवेशकों ने एलआईसी आईपीओ सब्सक्राइब कर लिया। निवेशक 9 मई 2022 तक एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी के शेयर आईपीओ के बंद होने के 1 सप्ताह के बाद 17 मई को शेयर बाजारों में लिस्ट होंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान आज संभालेंगे पदभार। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना। उदय भान का प्रदेश में 21 जगह पे कार्यकर्ता कर रहे हैं स्वागत। जननायक जनता पार्टी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में पंचकुला में इस बैठक का आयोजन होगा। बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए सभी जिला प्रभारी और हल्का प्रभारी, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। रोहतक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का केंद्र का नेतृत्व हो गया है कमजोर। कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने कहा कि 40 साल से एक परिवार की भक्ति में लगे हुए लोगों को पसंद नहीं करते हैं। बीमारी कहीं है और ऑपरेशन कहीं और का किया जा रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस में केंद्र के नेताओं को बदलने की जरूरत है। प्रदेश के नेताओं के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कुशासन के कारण पंजाब में आई है। ये सब कुछ फ्री देने की बात करते हैं। जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जिसे फ्री की जरूरत है उसको देना चाहिए। अलवर से सांसद बालकनाथ ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अलवर के सांसद बालकनाथ गांव चांदावली में सरपंच के घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो विजन है, जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा लोगों में डेवलप कर रहे हैं, उस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां पर रोड की व्यवस्था भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर पानी और बिजली मुफ्त दिया, लेकिन बाकी विकास के कार्य नहीं किए। हिसार से भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, प्रधान बदलने से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस की गुटबाजी और धड़ेबाजी से फायदा सत्ता पक्ष की पार्टी को ही होगा।
बहादुरगढ़ जाखोदा बाईपास स्थित देसी डाणी पर पहुंचे थे विजेंद्र सिंह। आम आदमी पार्टी को बताया नॉन सीरियस प्लेयर। विजेंद्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी चर्चा से कुछ ज्यादा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने कहा है कि लखीमपुर खीरी के मामले में दोषियों के खिलाफ या तो सरकार कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो किसान कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। बैठक में किसान नेताओं ने लखीमपुर खीरी रवाना होने का निर्णय लिया है। वहां पर पहुंचकर किसानों के संग बैठक करने की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दोषी सरकार से मिलीभगत करके लखीमपुर खीरी के मामले के गवाहों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि मोर्चे का परिवार एक बार फिर बढ़ रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से किसान संगठन मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। रतिया के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ टीचरों ने मोर्चा खोल दिया है। क्लास छोड़कर धरने पर टीचर बैठे हैं। शिक्षकों ने बताया कि 2 माह से वेतन नहीं मिलने से टीचरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार गुहार लगाने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। टीचरों ने चेतावनी दी है कि अगर सांकेतिक धरना है ये और समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल दफ्तर से इस दौरान नजारत मिले। स्कूल प्रिंसिपल ने फोन पर बताया कि उनके पास क्लर्क नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को खत लिखा है। क्लर्क मिलने पर टीचर्स की समस्या का समाधान होगा। अंबाला में सीएससी केंद्र की मनमानी बढ़ी है। आमजन की सुविधा के लिए शुरू किए गए सुविधा केंद्र जनता पर अब बोझ बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीएससी सेंटर पर सरकार के द्वारा तय किए गए रेट से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीएससी मैनेजर ने बताया कि गड़बड़ियों को रोकने के लिए सभी नागरिक सुविधा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। सीसीटीवी लगाने से सीएससी संचालकों की मनमानी कैमरे में कैद हो सकेगी। अंबाला में चल रहे 567 सीएससी सेंटर्स में से सिर्फ 75 पर ही कैमरे लगे। सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विवेक शर्मा ने बताया है कि जनता की शिकायत आने पर सभी सीएससी केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत पर पिछले 1 साल में 12 संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। एनआईटी फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तमाशबीन बनकर दूर से ही ये पूरा तमाशा देखती रही। लोगों ने बताया कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। 5 फीट गहरे पानी की होदी में गिरने से यह हादसा हो गया। नर्सरी में पौधों को पानी देने के लिए ये जगह बनाई गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है सिविल अस्पताल। और इसके अलावा इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फरीदाबाद नगर निगम के लापरवाह कर्मचारियों के कारण शहर भर में खुले हुए मैनहोल के ढक्कन। रोहतक में हनी ट्रैप के मामले में एक व्यक्ति को फंसाकर 3 लाख की मांग करने वाली 2 मां बेटियों सहित 3 महिलाओं को पुलिस ने 80,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस अब इन तीनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम करती हैं और लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूल करती हैं। सीसर गांव की रहने वाली महिलाएं एक व्यक्ति के घर पर किराए पर रहती थी, जिन्होंने मकान मालिक के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में समझौता करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन करके रोहतक के मानसरोवर पार्क में रेड की और मां बेटी सहित 3 महिलाओं को 80,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल हरियाणा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कल रोहतक से टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। सोनीपत में 21,000 विद्यार्थियों को और करीबन 10,000 पीजीटी टीचर्स को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। कोरोना काल में जिस प्रकार से बच्चों की शिक्षा, इंटरनेट की कमी या फिर घर में दूसरे फोन न होने के कारण पढ़ाई से बच्चों को वंचित रहना पड़ा था। गन्नौर में 3,680, गोहाना में 3,559, कथूरा में 3,680, खरखौदा में 3,630, मुंडलाना में 3,567 और राई में 3,621 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। हरियाणा में आज से लगनी शुरू हो गई है बूस्टर डोज। नागरिक अस्पतालों में कोरोना की बूस्टर डोज लग रही है। 18 से 59 वर्ष की आयु तक के लोगों को आज से ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है।
डिप्टी सीएम डॉक्टर सुनीता सुखी का कहना है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलग अलग सेंटर्स में बूस्टर डोज लगाने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। स्कूलों में भी अब इसको लेकर के अभियान चलाया जाएगा। करनाल में जिला पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट शाखा ने 3 वाहन चोरों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तीनों चोरों से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई। फतेहाबाद पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने गांव बड़ोपल के पास 3 कार सवार युवकों को गिरफ्तार किया है। 302 ग्राम हेरोइन इनसे बरामद की गई। फतेहाबाद के डीएसपी का कहना है कि बीते 4 महीने में 2 करोड़ की हेरोइन इनसे जब्त हो चुकी है। 84 एनडीपीएस एक्ट के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन एकता के सुप्रीमो जोगिंदर सिंह उगराहा पहुंचे और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक के दौरान कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जोगिंदर सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अधी हुई मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा कोई जल्द ही बड़ा फैसला लेगा। फरीदाबाद में धूप और ज्यादा तापमान में प्लास्टिक की बोतल और पैकेट में रखा हुआ पानी ब्रेस्ट कैंसर महामारी जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में यह पानी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सोनीपत में राजकीय स्कूल को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगवाए गए डिजिटल बोर्ड कई स्कूलों में अब शोपीस बन गए हैं। डबल इन्वर्टर न होने की वजह से डिजिटल बोर्ड खराब हो गए। करीब 1 साल से डिजिटल बोर्ड बंद पड़े हैं। बिजली की अव्यवस्था, डबल बैटरी इन्वर्टर न होना और ट्रेनिंग का अभाव बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। यमुनानगर के साढ़ोरा गांव के सुल्तानपुर वासी कमल के साथ हुई मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पर लिया। फतेहाबाद के अशोकनगर में बदमाशों का आतंक है। मकान में घुसकर बाइक और घर में पड़े सामान को आग लगा दी। तलवारों और डंडों से जमकर तोड़फोड़ की गई। घर में मौजूद एक महिला पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है। महीने भर में शहर में ऐसी ये हुई दूसरी घटना है। महिला ने बताया कि उसके पेट पर और पांव पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है, जिससे वो घायल हो गई हैं। तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम में NH8 पर हाईवे पर लंबा जाम लगा है। खिड़की दौला टोल से लेकर के दिल्ली बॉर्डर टोल तक ये जाम लगा है। 1.25 घंटे के बाद ये जाम खुला है। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों की आपसी कहासुनी को लेकर के गांव सिंगार में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए हैं। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ। झगड़े में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। कैथल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया है। चेकिंग के दौरान खनौरी की तरफ से आ रही एसयूवी गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा तो गाड़ी सवार ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि पुलिसकर्मी पीछे हट गए और उनकी जान किसी तरह से बच गई है। एसयूवी सवार बदमाश बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए करनाल बाईपास नाके की तरफ बढ़ गए। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर और गाड़ी पर सवार 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। गाड़ी की तलाश भी अब शुरू कर दी गई। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के पास पेड़ से टकराई कार। कार में सवार थे 5 युवक। 2 युवकों की मौके पर ही मौत, 3 घायलों को इलाज के लिए हिसार रेफर किया गया। रोहतक के मदीना गांव में खेत में पेड़ से लटका मिला 21 वर्षीय युवक का शव। पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों ने रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर 2 घंटे तक रोड को जाम किया। परिजनों का आरोप है कि युवक ने नहीं की है आत्महत्या, बल्कि गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों ने उसकी हत्या की है। पुलिस पर भी शामिल होने का आरोप है। कुरुक्षेत्र के गांव झांसा में एक ऑल्टो कार के भाखड़ा नहर में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। पुलिस और गोताखोरों ने कार मृत अवस्था में एक युवक को बाहर निकाला। पुलिस मामले की कर रही है जांच। कार में अन्य 3 से 4 लोग के होने की भी बात को पुलिस ने अफवाह बताया। गुड़गांव में 1.5 दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक 24 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पे 7 नामजद पर केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू की। करनाल में 3 दिन पहले बदमाशों ने छीनकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 20,000 रुपए लूटे थे। पेट्रोल पंप कर्मचारी को लूटने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
रतिया में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया है। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैथल में बदमाशों का आतंक है। कलायत में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। दुकानदार ने भी अपने बचाव में फायरिंग की। झज्जर में बाइक सवार दो युवकों को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। इसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं और गरज के साथ हुई झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। फतेहाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर। आसमान में छाए काले बादल। तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट। आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम का परिवर्तनशील बने रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में भी पिछले कुछ दिनों से दिन में भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने एनसीआर में हल्के बादल छाए रहने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,205 नए केस हैं और 19,509 एक्टिव केस हैं। 31 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 505 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 2500 को पार कर गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 384 नए मामले हैं। वहीं 304 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है। 96 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। 84 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी है। गुजरात की टीम 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी है। पंजाब ने 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। धवन ने 53 गेंद की पारी में 8 चौके और 1 छक्का जड़ा है। दूसरे विकेट के लिए भानुका राजपक्षे के साथ 87 रन की साझेदारी करके टीम की जीत की नींव रखी। राजपक्षे ने 28वीं गेंद पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा है। लियाम लिविंगस्टोन ने इसके बाद 10 गेंद में नाबाद 30 रन की पारी खेलकर टीम के नन नेट रन रेट में भी सुधार करने में मदद की। जीत के बाद पंजाब की टीम 10 मैचों में 5 जीत के साथ तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। गुजरात की 10 मैचों में यह दूसरी हार है। टीम अभी भी शीर्ष स्थान पर है। हाल में ही अजय देवगन की रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 पर भारतीय पायलट फेडरेशन ने आपत्ति जताई है। फिल्म की सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे को झूठ बताया। रूस यूक्रेन युद्ध का 70वां दिन है। लगातार चल रही जंग से दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग यूक्रेन के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लाखों लोग बेघर हो गए। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर हमला कर दिया है। सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी यहां पर फंसे हुए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने प्लांट पर हमले शुरू कर दिए। मारियोपोल में प्रतिरोध का अंतिम स्थान माने जा रहे स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों ने धावा बोल दिया है। रूसी सैनिकों ने बख्तरबंद वाहनों और टैंक की मदद से जोरदार हमला किया। प्लांट के नीचे मौजूद बंकर से सप्ताहांत में निकाले गए दर्जनों नागरिकों के यूक्रेन के नियंत्रण वाले अपेक्षा करते एक सुरक्षित शहर में पहुंचने के कुछ देर के बाद यह हमला शुरू हुआ। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वयक ओस्नात लुबरानी ने कहा है कि निकासी प्रयास का शुक्र है कि 101 महिलाएं, पुरुष, बच्चे और वृद्ध लोग आखिरकार बंकर से निकल सके। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा कि मॉस्को की सेना करीब 2 लाख बच्चों को जबरन रूस ले गई है। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया।